नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यमन में फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की। उनकी फांसी की सजा की तारीख 16 जुलाई 2025 बहुत ही नज़दीक आ गई है और मामला फिर से एकदम सुर्खियों में है। जी बिल्कुल। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है और वक्त तेजी से निकल रहा है। हाँ, हमारे पास इस पर सांसद संतोष कुमार का विदेश मंत्री को लिखा एक पत्र है और केस से जुड़ी काफ़ी रिपोर्ट्स भी हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इन्हीं के आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा समझा जाए। मतलब हुआ क्या था, यमन का कानून क्या है और अब क्या हो रहा है निमिषा को बचाने के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आप कह सकती हैं परतदार मामला है। घटना तो 2017 की है। जो आरोप है वो ये कि निमिषा प्रिया ने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए बेहोशी की दवा दी थी। अच्छा। लेकिन शायद डोज ज्यादा हो गई और उससे तलाल की मौत हो गई। और बात यही नहीं रुकी। आरोप ये भी है कि मौत के बाद शव को छिपाने के लिए उसके टुकड़े किए गए और पानी की टंकी में डाल दिया गया। ओह, ये तो सुनने में ही बहुत भयानक लगता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, शायद इसका भी एक दूसरा पहलू है। निमिषा का पक्ष क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल। निमिषा और उनके वकील का कहना कुछ और है। उनके मुताबिक उन्होंने 2015 में तलाल के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया था, लेकिन बाद में रिश्ते खराब हो गए। निमिषा का आरोप है कि तलाल ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और कुछ जाली दस्तावेज बनवाकर उन्हें अपनी पत्नी की तरह पेश किया। इतना ही नहीं, निमिषा ने तलाल पर शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक के यौन शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उनका कहना है कि इरादा मारने का नहीं था। जी, उनका दावा यही है कि वो सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थीं। उनकी मंशा हत्या की कतई नहीं थी। उनके वकील भी इसे इसीलिए गैर इरादतन हत्या, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बताते रहे हैं। लेकिन यमन की अदालतों ने ये दलील नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। 2020 में सना की जो निचली अदालत थी, उसने मौत की सजा सुना दी। फिर 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इसे बरकरार रखा और फिर पिछले साल 2024 में राष्ट्रपति ने भी सजा को मंजूरी दे दी। तो अब कानूनी तौर पर मतलब सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और इसीलिए वक्त बहुत कम बचा है। अच्छा, इस केस में एक शब्द बार बार आता है, ब्लड मनी या दियात। ये क्या चीज है और इसकी यहाँ क्या भूमिका है? देखिए, यमन में शरिया कानून लागू है और शरिया में दियात, जिसे आम भाषा में ब्लड मनी कहते हैं, उसका एक प्रावधान है। अच्छा, वो क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पीड़ित यानी जिसकी मौत हुई है, उसका परिवार मुआवजा लेकर दोषी को माफ करने के लिए तैयार हो जाए, तो सजाए मौत टाली जा सकती है, जान बच सकती है। तो ये एक तरह से माफी का रास्ता है शरिया कानून के तहत। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक जानकारी है, निमिषा का परिवार और कुछ संस्थाएं हैं जैसे सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, ये लोग मिलकर तलाल के परिवार को करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता है सैमुअल जेरोम, वो भी शायद इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख डॉलर काफी बड़ी रकम है, पर क्या तलाल का परिवार माना इस पर? नहीं, अभी तक तो नहीं। और यही इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है। जब तक तलाल का परिवार राजी नहीं होता, ये ब्लड मनी वाला विकल्प काम नहीं करेगा। और फांसी की तारीख, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सर पर है। तो फिर भारत सरकार क्या कर रही है? मतलब क्या कोई कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं? विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? विदेश मंत्रालय का आधिकारिक स्टैंड तो यही है कि वो शुरू से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। परिवार को जो भी कॉन्सुलर मदद चाहिए वो दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद संतोष कुमार जी ने इस मामले में सीधे विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की अपील की है। इसमें जो पहली बात ध्यान खींचती है वो ये है कि जब कोई सांसद, खासकर राज्यसभा के सदस्य, इस तरह के मामले में सीधे देश के विदेश मंत्री से मिलते हैं ना, हाँ। तो ये सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा हटकर है। ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है और शायद किसी नाजुक मोड़ पर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फॉर्मल अपील नहीं है। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो निचले स्तर पर कोशिशें होती हैं, जैसे दूतावास के लेवल पर, वो काफी नहीं है या उनमें कोई दिक्कत आ रही है? हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो पहले एम्बेसी या फिर विदेश मंत्रालय के जो संबंधित विभाग होते हैं वो डील करते हैं। जब बात सीधे मंत्री तक पहुंचती है तो उसका मतलब अक्सर यही होता है कि स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल हो गई है और उसको सुलझाने के लिए अब बिल्कुल उच्चतम राजनीतिक और कूटनीतिक, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर जोर लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि मामले को टॉप प्रायोरिटी दिलाने की कोशिश है ये जो कूटनीतिक हस्तक्षेप या डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन का जिक्र आप कर रहे हैं, इसका असल मतलब क्या होता है ऐसे केस में?
क्या भारत सरकार सीधे यमन की अदालत के फैसले को चैलेंज कर सकती है? नहीं नहीं, सीधे तौर पर तो किसी दूसरे देश की जो जुडिशियल प्रोसेस है, उनकी न्यायिक प्रक्रिया, उसमें दखल देना मुमकिन नहीं होता। क्योंकि देखिए, हर देश अपने कानूनों को लेकर सॉवरन होता है, मतलब अपने फैसले खुद लेने का अधिकार रखता है। अच्छा। यहाँ हस्तक्षेप का मतलब है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना। जैसे भारत सरकार यमन सरकार से मानवीय आधार पर रहम की अपील कर सकती है, या शायद वो जो ब्लड मनी का विकल्प होता है, जिसे दिया कहते हैं, हाँ, दिया। उस पर बातचीत करने में मदद कर सकती है, अगर यमन के कानून में इसकी इजाज़त हो। पर यह बातचीत बहुत ही सेंसिटिव होती है। और ये कितनी मुश्किल होती होगी, मतलब खासकर यमन जैसे देश में, जहाँ के हालात खुद ही इतने स्थिर नहीं हैं। बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल। पहली चुनौती तो यही है कि आप एक दूसरे सॉवरन देश की न्याय व्यवस्था के दायरे में काम कर रहे हैं। जी। फिर यमन की जो अभी की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति है, वो इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। सही बात है। इसके अलावा जो कल्चरल डिफरेंस हैं, स्थानीय कानूनों की जो बारीकियां हैं, वो भी समझनी पड़ती हैं। और हाँ, दोनों देशों के आपसी रिश्ते कैसे हैं, ये भी इसमें एक रोल निभाता है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही नाजुक और चुनौतीपूर्ण काम बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा। कानूनी सलाह, सरकारों के बीच में बातचीत, शायद वहाँ के स्थानीय नेताओं या समुदायों से भी संपर्क साधा जा रहा हो। ये सब कुछ एक भारतीय नागरिक की जान बचाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मामला अब सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, ये एक मानवीय संकट है, जिसे डिप्लोमेटिक रास्तों से हल करने की कोशिश हो रही है। और देखिए, विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी मदद करना, ये किसी भी सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये मामला उसी का एक बहुत गंभीर उदाहरण है। और संतोष कुमार जैसे सांसद का इस तरह सामने आना, ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर भारत में भी चिंता कितनी गहरी है। ये क्या क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है, खासकर जब दांव पर किसी की जिंदगी लगी हो। बिल्कुल। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु निकलता है कि जब एक देश जैसे भारत, एक बड़ा लोकतंत्र, किसी दूसरे देश की न्यायिक प्रक्रिया में, खासकर जहां की व्यवस्था बहुत अलग हो, जैसे यमन, वहां मानवीय आधार पर दखल देने की कोशिश करता है, तो उसे कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो मानवीय मूल्य हैं, उनके बीच कितना महीन, कितना डेलिकेट बैलेंस साधना पड़ता होगा। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी कोशिश करना क्यों जरूरी हो जाता है? ये सवाल हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।